नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप सीटेट एग्जाम, केबीएस, हरियाणा टेट, यूपी टेट या फिर किसी भी राज्य से संबंधित टीईटी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और पहला ही प्रश्न है, पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल कमेंट जरूर करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन कह रहा है कि लक्ष्य भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि उसे बताएंगे कि वो जो शब्द बोल रही है वो गलत बोल रही है। तो यहां पर बिल्कुल आप कमेंट जरूर करें कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बेहद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो देखिए यहां पर ऑप्शन पहला यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि लक्ष्य भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे सहजता से उसके वाक्य को क्या करेंगे? दोहराएंगे। अब देखिए बच्चे हैं, बच्चे क्या होते हैं? सर्वप्रथम मातृभाषा बोलना जानते हैं। तो देखिए मातृभाषा बोलना जानते हैं और हमको जो भी उसको लक्ष्य भाषा समझाना है, जो भी उसे भाषा समझाना है, तो लक्ष्य भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे क्या करेंगे? जो वाक्य वो बोल रही है उसको दोहराएंगे। तो यहां पर देखिए ऑप्शन पहला सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? बिल्कुल आपको बताना है कि देखिए एक हिंदी शिक्षक के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि उसको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि हिंदी साहित्य का उसको ज्ञान होना चाहिए और शुद्ध उच्चारण करना आना चाहिए। और ऑप्शन चौथा कह रहा है कि उपर्युक्त सभी। तो देखिए यहां पर ऑप्शन चौथा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। एक हिंदी शिक्षक में क्या विशेषता होना चाहिए? उसको देखिए व्याकरण का भरपूर ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है उसको हिंदी साहित्य का भी ज्ञान होना चाहिए। और जो तीसरा है शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना आना चाहिए। तो देखिए यहां पर तीनों सही होंगे, इसलिए ऑप्शन चौथा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दंत वर्ण बताना है आपको कौन सा है। देखिए ऐसा वर्ण बताना है, एक ऐसा अक्षर बताना है जो दंत के द्वारा उच्चारित होता है। तो ऑप्शन यहां पर पहला है टा वर्ण, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि चा वर्ण, तीसरा है उ और ता। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा यहां पर वर्ण दंत के द्वारा उच्चारित किया जाता है। तो यहां पर मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा, उस सूत्र को याद रख लीजिएगा, तो आज के बाद कभी भी आप दंत व्यंजन नहीं भूलेंगे। तो देखिए सूत्र है लिडितुल सानाम दंता। यह सूत्र आपको याद रखना है। देखिए लिरि वर्ण, ता वर्ग, ला वर्ण और सा, ये सभी वर्ण दंत से उच्चारित होते हैं। बिल्कुल आपको इसको याद रखना है, इस सूत्र को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन यहां पर चौथा ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो ता वर्ण है उसका उच्चारण दांत के माध्यम से होता है। तो यहां पर ऑप्शन चौथा सही आंसर हो जाएगा। देखिए टा की बात करते हैं तो टा का उच्चारण मूर्धा के द्वारा होता है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद चा की बात करते हैं तो चा का उच्चारण तालु के द्वारा होता है, ठीक है। और ऊ की बात करते हैं, ऊ का उच्चारण होता है, याद रखना है आपको किसके द्वारा होता है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको भी आता हो बिल्कुल कमेंट करें। कमेंट के लिए मैं छोड़ता हूं, इसके लिए कमेंट करके बताएं कि ऊ का उच्चारण किसके माध्यम से होता है। चलिए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक प्रणाली।
ऑप्शन दूसरा है समवाय प्रणाली या फिर भाषा संसर्ग प्रणाली। ऑप्शन चौथा कह रहा है आगमन निगमन प्रणाली। तो देखिए ऑप्शन यहां पर चौथा सही आंसर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? तो आगमन और निगमन विधि। अब देखिए यदि आपसे पूछता है कि आगमन और निगमन विधि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है, तो याद रखना है आपको अरस्तु को याद रखना है कि अरस्तु के द्वारा आगमन और निगमन विधि दी गई है। अब देखिए जो आगमन विधि है और निगमन विधि है, इसको थोड़ा सा मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, क्योंकि आगमन और निगमन विधि से निश्चित रूप से देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न हो सकता है बन जाए। ठीक है, तो यहां पर आगमन विधि को समझिएगा। देखिए उदाहरण से पहले आगमन विधि में उदाहरण समझाया जाता है, इसके बाद नियम समझाया जाता है। और निगमन विधि की बात करते हैं तो निगमन विधि में पहले नियम समझाया जाता है, तत्पश्चात उसके बाद उदाहरण बताते हैं। तो ये देखिए दोनों ही विपरीत हैं। देखिए आगमन विधि है पहले उदाहरण बताया जाता है, इसके बाद नियम समझाया जाता है, और जो निगमन विधि है उसमें पहले नियम बताया जाता है, इसके बाद में उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है उच्च प्राथमिक स्तर पर जो व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है वो कौन सी है? आगमन और निगमन विधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, यूपी टेट में बना हुआ प्रश्न रखा है मैंने इसमें। कह रहा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनना है आपको कि सही शब्द क्या होगा। ऑप्शन पहला कह रहा है कि मुमुक्षा, ऑप्शन दूसरा है मुमूर्ष, ऑप्शन तीसरा कह रहा है मुमुक्षु या फिर मुमूर्षा। तो देखिए ऑप्शन तीसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु। यदि आपसे पूछता है कि मरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मुमूर्षा होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं यहां पर और आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल गौर से सुनिएगा सभी को। देखिए यदि आपको बोलता है कि जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बताइए, तो जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जिगीषा। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यदि आपसे कहता है कि युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखना है युयुत्सु। क्या बोलते हैं? युयुत्सु। ठीक है, युद्ध की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा युयुत्सु। इसके बाद देखिए जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसको क्या बोलते हैं? व्याकरण। ठीक है, और जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर। तो देखिए जितने भी इंपोर्टेंट मुझे समझ में आए वो मैंने आपको बता दिए, बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिएगा। बार बार इन सभी से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा इन सभी को। चलिए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में अंग वर्ण जिसको अनुस्वार के रूप में भी हम जानते हैं, कह रहा है कि किस वर्ण के पहले आता है? ऑप्शन पहला कह रहा है कि औ के, आ के, आहा के या फिर बड़ा आ के। तो बिल्कुल कमेंट जरूर करें कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए जो हिंदी है, हिंदी में कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो देखिए यहां पर पहले लिखकर देखते हैं, छोटा आ, बड़ा आ। ठीक है, इसके बाद आता है ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, और इसके बाद आता है ए, आय, ओ, औ और अंग, और इसके बाद है आहा जिसको विसर्ग भी बोलते हैं। तो देखिए किसके पहले आता है? आहा के पहले आता है। तो देखिए वहां पर ऑप्शन तीसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि विसर्ग के पहले क्या आता है? अनुस्वार आता है। तो ऑप्शन यहां पर तीसरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भाषा सीखने और सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? तो आपको देखिए बताना है कि गृह कार्य के पीछे भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य देने का उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सीखने का विस्तार करना, या फिर अभिभावकों को प्रसन्न करना, या फिर बच्चों को गृह कार्य में व्यस्त रखना, या फिर बच्चों की कॉपियां भरवाना। तो बिल्कुल कमेंट जरूर करें सही आंसर क्या होगा। तो देखिए भाषा सीखने और सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है?
देखिए अभिभावकों को प्रसन्न करने के लिए गृह कार्य नहीं देते हैं बच्चों को, तो यहां पर देखिए दूसरा गलत हो जाएगा। बच्चों को कार्य में व्यस्त रखने के लिए भी नहीं देते हैं, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कॉपियां भरवाना, देखिए कॉपियां भरवाना गृह कार्य देने का कोई उद्देश्य नहीं है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए जो बच्चे हैं, जो उनका अधिगम के विस्तार करने के लिए, जो बच्चों को सीखना है उसमें विस्तार के लिए क्या है, गृह कार्य दिया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन पहला सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए कह रहा है कि लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है। पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन दूसरा है गोस्वामी तुलसीदास, तीसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और ऑप्शन चौथा है मुक्तिबोध। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दूसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, गोस्वामी तुलसीदास को कहा गया है। इसके बाद देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का आप फुल नाम इनका याद रखिएगा, क्योंकि पूछा गया प्रश्न है यूपी टेट में, ठीक है। शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन किसको कहा जाता है, तो अज्ञेय जी को कहा जाता है। देखिए इनकी रचनाएं हैं, कुछ इंपोर्टेंट हैं, याद रखना है, आप हो सके तो नोट कर लीजिएगा। अज्ञेय जी की मोस्ट फेवरेट देखिए रचना है, एक है शेखर एक जीवनी, इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपोर्टेंट रचना है शेखर एक जीवनी। और जो दूसरी इंपोर्टेंट रचना है इनकी वो है नदी के द्वीप। ये दोनों रचनाएं अज्ञेय जी की रचना है, वो बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसके बाद मुक्तिबोध की बात करते हैं, तो देखिए मुक्तिबोध की भी एक बहुत ही इंपोर्टेंट रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा। यह रचना किसकी है, मुक्तिबोध की है। इसके देखिए यदि आपसे पूछता है कि कौन सा कवि था जो एक आंख से काना था, तो याद रखना है मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख से काने थे। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है सभी पॉइंट, जितने भी देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट बनते जाएंगे मैं सभी आपको यहां पर बताता चलूंगा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दूसरे के साथ में यहां पर सही आंसर चला जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है। पहला ऑप्शन दिया गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन दूसरा है मोहनदास नेमिशराय, ऑप्शन तीसरा है जयप्रकाश करदम, और चौथा है शिवराज सिंह बेचैन। तो देखिए कह रहा है कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है, तो ऑप्शन यहां पर दूसरा ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मोहनदास नेमिशराय की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां कराई जाती हैं उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है, यहां पर बताना है आपको। बिल्कुल कमेंट जरूर करें इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाषा का विस्तार करना, ऑप्शन दूसरा है सृजनात्मकता का विकास करना, तीसरा है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवा देना। तो देखिए कह रहा है कि जो पाठ के अंत में जो भी हम पाठ पढ़ाया जाता है बच्चों को, उसके बाद में जो अभ्यास कराया जाता है, पाठ का गतिविधियां करवाई जाती हैं, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से यहां पर एक कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन चौथा यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना उद्देश्य नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन चौथे के साथ में सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है। बिल्कुल बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, पूछने के बहुत ज्यादा चांस बनेंगे इसके, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है। ऑप्शन पहला कह रहा है 100 अजान 100 जान, दूसरा है धूर्त रसिक लाल, तीसरा है निस्सहाय हिंदू, और चौथा है श्यामा स्वप्न। तो यहां पर देखिए ऑप्शन पहला यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 100 अजान और 100 जान बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसके अलावा देखिए बाल कृष्ण भट्ट की एक पत्रिका को आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी प्रदीप पत्रिका। यदि आपसे पूछता है कि किस लेखक के द्वारा इसका संपादन किया जाता था, तो याद रखना है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा यह पत्रिका का संपादन चलिए ठीक है, किसके द्वारा किया जाता था,
बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा याद रखना है कि जो हिंदी प्रदीप पत्र का है उसका संपादन कहां से किया जाता था, यह भी आपको याद रखना है। तो प्रयाग से संपादन किया जाता था। और किसके द्वारा, कौन इसके संपादक थे, तो बाल कृष्ण भट्ट इसके संपादक थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए कह रहा है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ऑप्शन पहला कह रहा है कि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। ऑप्शन दूसरा है कह रहा है कि लेखन की विभिन्न शैलियों से का परिचय मिलता है। ऑप्शन तीसरा है कि समृद्ध भाषिक प्रवेश मिलता है। और ऑप्शन चौथा कह रहा है कि इससे व्याकरण के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए ऑप्शन यहां पर तीसरा सही आंसर हो जाएगा कि जो विद्यालय के बाहर का जीवन है उससे समृद्ध भाषिक प्रवेश मिलता है। देखिए जो बच्चा होता है उसको भाषा सीखने के लिए प्रवेश मिलता है। देखिए वाइगोत्स्की को याद कीजिएगा, वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो समाज के साथ में अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा सीखते हैं। ठीक है, भाषा किसके माध्यम से सीखते हैं, समाज के साथ में अंतःक्रिया के माध्यम से। तो देखिए यहां पर कहा गया है कि जो विद्यालय के बाहर का जीवन है, जो समाज है, जो परिवार है, ठीक है, उसमें बच्चा रहता है, वयस्कों समवयस्कों के साथ में क्रिया करता है, अंतःक्रिया करता है और उसी के माध्यम से उसको एक प्रवेश उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, भाषिक प्रवेश उपलब्ध हो जाता है, जिसके माध्यम से उसको क्या है, भाषा सीखने में सरलता होती है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन तीसरे के साथ में सही आंसर चला जाएगा। चलिए इसी के साथ में हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिल्कुल कमेंट जरूर करें कि सही आंसर क्या होगा इसका। कह रहा है कि उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है कृतज्ञ, दूसरा है कृतज्ञ, तीसरा है उपकारी या फिर अपकारी। तो देखिए उपकार को न मानने वाला के लिए एक यहां पर वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा। तो यहां पर ऑप्शन यहां पर पहला सही आंसर हो जाएगा कि उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है। देखिए कृतज्ञ की बात करते हैं तो देखिए कृतज्ञ क्या कहलाता है, उपकार को मानने वाला। उपकार को मानने वाला को क्या कहते हैं, उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ। देखिए उपकारी क्या कहलाता है, उपकार करने वाला। अपकारी क्या कहलाता है, उपकार ना करने वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि द्विवेदी युग नामकरण किसके द्वारा किया गया, नामकरण किसके नाम पर किया गया है। यह प्रश्न है यहां पर कि जो द्विवेदी युग नाम है उसका नामकरण, इस युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, तीसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर या फिर सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। ऑप्शन तीसरे के साथ में सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। बिल्कुल यहां पर देखिए एक पंक्ति दी गई है और आपको पढ़कर इसका अलंकार बताना है। बिल्कुल कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि उपमा, यहां पर देखिए एक पंक्ति है, कह रहा है कि फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा अलंकार होगा इस पंक्ति में। ऑप्शन पहला कह रहा है उपमा अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक या फिर श्लेष अलंकार। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दूसरे के साथ में यहां पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए किसी भी पंक्ति में आपको मनु, मनहु, मानो और जनु, जनहु जानो, यदि ये शब्द देखने को आपको मिलते हैं तो आप बिल्कुल आंख बंद कर करके उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। देखिए किसी भी पंक्ति में, तो यहां पर देखिए जनु दिया गया है कि फूले का सकल न मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो यहां पर जनु शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन पहला कह रहा है का, एक, आक या फिर अक। तो देखिए प्रत्यय और उपसर्ग देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। देखिए
यदि आपको किसी शब्द में प्रत्यय देखना है तो उस शब्द से, जैसे मैंने लिखा है यहां पर लेखक, तो लेखक का मुख्य शब्द छांट लीजिएगा। मुख्य शब्द क्या होगा? लिख। लिख से बना है, लिख शब्द में अक प्रत्यय लगाने से क्या बना है? लेखक बना है। तो यहां पर ऑप्शन चौथे के साथ में यहां पर सही आंसर चला जाएगा। अब देखिए जो प्रत्यय होते हैं वो कहां पर प्रयोग किए जाते हैं, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। देखिए जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में प्रयोग किए जाते हैं और जो उपसर्ग है वो शब्द के आगे प्रयोग किए जाते हैं। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अमेय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत भरत एक बार झुक झुकी परत जे ही चितवत। तो कह रहा है कि किस कवि के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है? ऑप्शन पहला कह रहा है कि देव के द्वारा, बिहारी के द्वारा, रसलीन के द्वारा या फिर मतीराम के द्वारा। तो देखिए जो पंक्ति है अमेय हलाहल मद भरे, ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन तीसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। रसलीन के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि पिता कहानी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है शेखर जोशी, उदय प्रकाश, उषा प्रियमदा या फिर ज्ञान रंजन। तो देखिए ऑप्शन चौथा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो पिता कहानी है उसके लेखक कौन है? ज्ञान रंजन। ऑप्शन चौथा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, ऑप्शन पहला कह रहा है यहां पर कि उसे कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष, उस पर क्या है, विशेष ध्यान दिया जा सके। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। और ऑप्शन चौथा कह रहा है कि अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहां पर देखिए ऑप्शन चौथा यहां पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो देख नहीं सकते, तो देखिए उनको क्या है, मौखिक भाषा का प्रयोग करने से वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकेंगे सभी चीजों को। तो देखिए सबसे ज्यादा अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन चौथा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों सभी यहां पर प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं और जितने भी आज के जो प्रश्न थे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। यदि आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है तो एक बार फिर से वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि कोई भी भाई बहन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल एक लाइक जरूर करें वीडियो को। चलिए इसके बाद मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।